हेलो एवरीवन, कैविलियर इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले सीडीएस के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। सो वन वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट था सेकेंडरी वेव्स के रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेकेंडरी वेव। अर्थक्वेक अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव कंसेप्ट पढ़े होंगे तो उसके रिलेटेड था। सो दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रिएट्स मटेरियल थ्रू द विच दे पास, यानी कि प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव जब पास हो रही है तो किस तरह से उनका फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, उस रिलेटेड क्वेश्चन था। और सेकेंड था द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सेकेंडरी वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो याद रखो, आपको तीन टाइप की वेव जिसमें दिखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी वेव। सो दोनों स्टेटमेंट राइट है। अगर आप प्राइमरी वेव देखते हैं तो प्राइमरी वेव इज अ टाइप ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। प्राइमरी वेव हर एक मीडियम में से जाती है और सबसे फास्ट में अगर रीच होने वाली वेव होंगी तो प्राइमरी वेव होती है। बट जो सेकेंडरी वेव होती है, सेकेंडरी वेव इज सिर्फ सॉलिड में से जाती है और उसके पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यानी कि अगर आप ये प्लेन कंसिडर करोगे सो इस तरह से अगर आप देखते हो, सो पार्टिकल मूवमेंट और वेव डायरेक्शन 90 डिग्री परपेंडिकुलर आपको दिखाई देगा। सो पार्टिकल मोशन कैन बी इन द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये डिपेंड्स करता है कौन सी टाइप की वेव है, प्राइमरी वेव में और सेकेंडरी वेव में। प्राइमरी वेव इज अ टाइप ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड सेकेंडरी इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सो दोनों स्टेटमेंट आए थे। सेकेंडरी वेव में आपको जो पार्टिकल का मूवमेंट रहेगा वो आपको परपेंडिकुलर दिखाई देता है। ध्यान दिया, यानी कि प्राइमरी वेव सबसे फास्ट है, एक टाइप की लॉन्जिट्यूडिनल वेव है और वो सब मीडियम में से जाती है। बट सेकेंडरी वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, वो सिर्फ सॉलिड में से। सेकेंडरी एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड में से जा रही है, प्राइमरी वेव सब मीडियम में से जा रही है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। नाउ एल वेव इज ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव। सरफेस वेव सबसे स्लोवेस्ट है बट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी है, तो एल वेव। सो एल वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एंड सिस्मोलॉजी, ये एक स्टडी है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजी स्टडी, उसके रिलेटेड अर्थक्वेक का कितना इंटेंसिटी था उसके रिलेटेड स्टडी करना। तो अर्थक्वेक के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द मिनरल। यहाँ पे आपको कंपोजिशन दिया था और कौन सा मिनरल है पूछा था। इट इज़ यूजुअली ग्रीनिश क्रिस्टल, राइट। उसके ग्रीनिश क्रिस्टल रहेंगे और ये मेनली कहाँ मिलता है, बेसाल्टिक रॉक में पाया जाता है। और ये था, उसके अंदर फिर कंपोजिशन दिया था कि ये मेजर एलिमेंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। एनसीईआरटी अगर आपने 11 की एनसीईआरटी पढ़ी होंगी तो उसके अंदर अलग अलग मिनरल है और उनका कंपोजिशन दिया है। अभी थोड़ा डेप्थ हो गया क्वेश्चन, हम नॉर्मली ऐसे मिनरल्स पढ़ते नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आया तो आप याद रख सकते हो। इट इज़ ओलिविन मिनरल। तो एक बार आया तो बाकी मिनरल्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया तो नेक्स्ट टाइम अगर रिपीट होता है तो आपको हेल्प होगा, राइट। सो दैट इज रीज। तो उसका फिर ऐसा उसका कंपोजिशन की किस तरह से यानी कि कलर है, यानी कि आपको मिनरल के रिलेटेड पढ़ना भी रहा तो क्या पढ़ना है कि बेसिक कंपोजिशन, उसके अंदर कलर उसका थोड़ा बहुत पता, उसके अंदर मिनरल का कंपोजिशन कैसा है थोड़ा बहुत भी पता रहता, आप ऐसे क्वेश्चन डील कर लोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द साल्ट वेदरिंग इज करेक्ट। ओके, वेदरिंग के टाइप्स होते हैं अलग अलग, तो साल्ट वेदरिंग के बारे में पूछा था कि कौन सा करेक्ट है। साल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल साल्ट वेदरिंग, तो ये राइट है। और सेकेंड था साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव और सेडिमेंट्री रॉक एज कम्पेयर टू इग्नस रॉक। कभी भी याद रख लीजिए, इग्नस रॉक जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक कहते हुए थोड़ा वीक रॉक है। तो वेदरिंग का प्रोसेस जो है वो कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो वीक टाइप का रॉक है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। सो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट जाने वाले। देखो साल्ट वेदरिंग यहाँ पे होता है, साल्ट क्रिस्टल्स जो होता है उसके वजह से वेदरिंग हो रहा है। अब मेन यहाँ पे देखेंगे आपका ये नहीं कि सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं उसके वजह से इग्नस रॉक के कंपेरिजन, यानी कि इग्नस रॉक में वेदरिंग का चांस कम रहेगा एज कम्पेयर टू सेडिमेंट्री रॉक सॉल्ट वेदरिंग का, राइट। राइट, यहाँ पे इस रिलेटेड पूरे फैकल्टी है। आपको यहाँ पे 4 जनवरी से न्यू बैच यहाँ लॉन्च हो रही है। इसमें पूरा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, डिटेल में आपके लेक्चर्स होंगे, ये सब फैकल्टी का डिटेल्स ये आपको मेंशन है। ठीक है, अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सरफेस इन्वर्जन इज करेक्ट। सरफेस इन्वर्जन आपने फिनोमेना देखा होगा, जब वार्म एयर ऊपर होंगी और कोल्ड एयर नीचे होंगी, द कंडीशन इज नोन एज सरफेस इन्वर्जन, राइट। तो सरफेस इन्वर्जन इज अ स्टेबल कंडीशन। सो पहला था इट कॉजेस द इनस्टेबिलिटी, ये रॉन्ग था। सरफेस इन्वर्जन इनस्टेबिलिटी, इट इज अ स्टेबल कंडीशन है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द इन्वर्जन कॉमनली
लास्ट फॉर द फ्यू आवर्स, यानी कि जब तक सनलाइट नहीं आ जाता तब तक सरफेस इन्वर्जन होता है, नॉर्मली विंटर फिनोमिनॉन है। ओके, और जब एक बार सनलाइट आ जाता है तो ये इन्वर्जन खत्म हो जाता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट बट फर्स्ट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, ओनली सेकंड इज राइट। आपको करेक्ट पूछा था। सो सरफेस इन्वर्जन एक डिटेल में तो हम देखेंगे क्या फिनोमिनॉन है, बट ये आपको हिल एरिया, माउंटेन एरिया, वो भी मेनली विंटर सीजन में आपको दिखने वाला। और इट इज़ अ स्टेबल कंडीशन, बिकॉज कोल्ड एयर नीचे, वार्म एयर ऊपर है, तो इट इज़ अ स्टेबल कंडीशन। वो टाइम पे सरफेस इन्वर्जन आएंगे। सो टू सरफेस इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर ऑकर्स व्हेन द एयर नियर द ग्राउंड इज कूलर देन द एयर अबव। समझ जाओ, ग्राउंड के सरफेस में कूल एयर है, ऊपर वार्म एयर है, द कंडीशन इज सरफेस इन्वर्जन। और ड्यूरेशन क्या रहता है, एक फ्यू कुछ घंटे तक होता है, जब तक सनराइज हो नहीं जाता तब तक वगैरह। इसकी वजह से जो भी पोल्यूटेंट होते हैं वो नीचे के लेयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना। फॉग आपको दिखने मिलेगा, राइट, विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो बहुत सारे पोल्यूटेंट या बहुत सारे इसके नेगेटिव फेनोमेनन भी होते हैं, और मेनली पॉसिबल इन द माउंटेन एरिया में ज़्यादा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टेबल कंडीशन। तो आपको दिया था कि क्लाउड पहचाना था, आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आपको ये दिया था और क्लाउड पहचानना था। अलग अलग टाइप के क्लाउड थे, उनके हाइट के हिसाब से उनका कन्फिग्रेशन दिया है, कौन से हाइट पे कौन सा क्लाउड होता है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट दिया था इट इज़ अ कॉटन लाइक। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप जब क्लाउड का स्टडी करते हो तो कॉटन लाइट इज़ अ क्यूमुलस क्लाउड। और फिर उसका है बाकी उसके फीचर्स है कि वो पैचेस के फॉर्म में होगा, उसका फ्लैट बेस है, वो अराउंड 4 to 7 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है, तो आपको क्लाउड पहचानना है। तो अगर बेसिक होगा क्लाउड का, अगर आपने देखा होगा यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे कौन से क्लाउड होते हैं, मिडिल एल्टीट्यूड पे कौन से क्लाउड होते हैं, या सरफेस के आसपास कौन से क्लाउड आपको मिलेंगे लो एल्टीट्यूड में, और उसके तो बेसिक फीचर्स भी आपको पता होंगे। सो आप ऐसा क्वेश्चन डील कर सकते हो। सो दैट इज क्यूमुलस क्लाउड। ओके, लुक लाइक अ कॉटन वूल। और ये उसके बारे में पूछे कि पैचेस के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं ये, और उसकी हाइट वगैरह बताया हुआ, राइट। बाकी इसके यानी कि फ्लैट बेस होता है। तो हर एक यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा पता होना चाहिए या कुछ आपको हिंट्स पता होना चाहिए कि हाँ कौन से लेयर में वो क्लाउड एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर है, तब भी आप ये क्वेश्चन ऐसे डील कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे ना आपको क्या करते हैं ना, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट आइडेंटिफिकेशन करना होता है। वो 3-4 लाइन देते हैं, सेम इधर दिया है, और आपको आइडेंटिफाई करना। देखिए, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, साल भर टेम्परेचर हाई। सेकेंड, रेनफॉल इज वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट सीजन एंड अ लॉन्ग ड्राई सीजन। यहाँ पे याद रख लीजिए, लॉन्ग ड्राई सीजन के बारे में बात हो रही है, और वेट सीजन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। एंड थर्ड, क्लाइमेट ऑफ द सूडान जो है वो एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब सूडान टाइप का वो क्लाइमेट एंड वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, इट इज़ अ टाइप ऑफ दिस क्लाइमेट। इट इज़ नॉट अ मानसून टाइप क्लाइमेट, मिड लैटिट्यूड भी नहीं, ट्रॉपिकल स्टेपी भी नहीं आता। इट इज़ ऑप्शन डी टाइप का क्लाइमेट है। तो यह आपको पूरे अलग अलग टाइप के फिर पे किस तरह से होगा। तो ये सवाना टाइप ऑफ द क्लाइमेट इसको बोला जाता है, इसका और एक नाम सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होगा, फिर अलग अलग टाइम क्लाइमेट जो होते हैं उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी देखेंगे। सो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, और फिर कौन कौन से कंट्री में वो आता है। मतलब व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस इन सी वाटर। कभी भी याद रखिए, सी वाटर समुंदर का पानी है, तो समुंदर के पानी में अलग अलग मिनरल्स के प्रेजेंस के हिसाब से उनका असेंडिंग ऑर्डर लगाना था। तो कभी भी याद रखो, क्लोराइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, राइट, क्लोराइड, और कार्बोनेट आपको कम दिखेगा। सो कार्बोनेट आएगा, उसके बाद में अगला आता है सल्फेट, और उसके बाद में क्लोराइड। ये हो गया असेंडिंग, यानी कि इस तरह के ऑर्डर हो गए, राइट। तो सबसे ज़्यादा क्लोराइड का परसेंटेज आपको दिखता है। सो हमारा 1, 2 and 3 सेम सीक्वेंस, 1, 2, 3, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आपको दिखेगा क्लोराइड सबसे ज़्यादा दिखेगा और कार्बोनेट कम इसमें दिखेगा। नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको क्वेश्चन रिपीट होता है, सो याद रखना क्लोराइड ज़्यादा रहेगा, और फिर आपको सल्फेट, और फिर आपको कार्बोनेट, ये फॉर्म में कंपोजिशन होता है। रिपीट होता है तो आपको हेल्प होगा, राइट। तो सॉल्ट सी वाटर इधर इन्होंने बताया हुआ है, सेम जो मैंने आपको मेंशन किया उसी फॉर्म में। Which one of the following statement with reference to humus is correct? No, it is a dark color amorphous substance. बराबर है, डार्क कलर इसमें रहेगा। एंड बीइंग कोलाइडेड इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी बराबर है। अलग अलग जो न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट्स को जरूरी होते हैं वो कहाँ से मिलता है,
ह्यूमस के थ्रू मिलता है। तो ह्यूमस इंपॉर्टेंट है, ह्यूमस इज अ सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। ह्यूमस डार्क कलर होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अमोरोपस, है ना, ऑर्गेनिक फॉर्म में अमोरोपस मैटर में होगा, फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल और प्लांट के डिकम्पोजिशन के बाद में ये क्रिएट हो रहा है, राइट। और फिर बाकी फीचर्स है कि ये न्यूट्रिएंट देने का काम कर रहा है, स्पेसिफिकली प्राइमरी, आपने देखा होगा कि प्लांट को प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे NPK, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। सो प्राइमरी या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट जो देने का इंपॉर्टेंट काम है वो इसके थ्रू होता है। ओके, अब इतना ही नहीं है न्यूट्रिएंट, इसके अलावा भी सॉइल का टेक्सचर अगर इम्प्रूव करना रहा, सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छा करना रहा, और जो भी अलग अलग माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल के अंदर हो रही है उसे प्रॉपरली करना रहा, तो भी ह्यूमस का इंपॉर्टेंट रोल है। तो जस्ट ह्यूमस इज नॉट कि जस्ट न्यूट्रिएंट प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है, ओवरऑल सॉइल की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है न्यूट्रिएंट। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ऑन ओवर द 3 स्टेट। या देखो यहाँ पे आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको अलग अलग 3 स्टेट के इसमें दिखाई देंगे, राइट। सो जस्ट बायोस्फीयर रिजर्व दिया था, उसका लोकेशन, तो आपको अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया के अंदर अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन थे पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक स्टेट भी पता रहा कि कौन से स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आप कोई ना कोई एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या लॉजिक लगा के ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते। सो इट इज़ अ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 3 स्टेट के बॉर्डर के ऊपर है। तो मैंने एक्स्ट्रा भी बताया हुआ, देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड ओवर द तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। सो इट इज़ अ स्टेट तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर के ऊपर आपको मिलेगा, और इस्टेब्लिश इन 1986 अंडर यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है उसके अंदर, या MAB आप बोल सकते, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर बना था, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपने देखा होगा ये साइड हमारा वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ पे जो मिलता है दैट इज एट ए बॉर्डर ऑफ 3 स्टेट्स, राइट। और कंजर्वेशन ऑफ इंडेमिक और इंडोजेनिक स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसका है, तो वो भी पता होना है, यानी कि सेम वगैरह यूनेस्को के रिलेटेड प्रोग्राम है, और कौन से 3 स्टेट के ऊपर आपको ये मिल रहा है। तो सेम टाइप का अभी आपको देखो, नीलगिरी हमने ऑलरेडी देखा, नीलगिरी इज दैट इज तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, राइट। सुंदरी ट्री आपने सुना होगा, उसके ऐसे नाम गिरा है सुंदरबन। नाउ नंदा देवी उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सिमलीपाल उड़ीसा। तो आगे जाके अगर आपको बाकी टाइप के भी क्वेश्चंस सेम इसके ऊपर रिपीट होते हैं तो आपको पता आएगा कि कौन से स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो एक जगह पे आपके पास होना चाहिए, राइट है। अचानक अमरकंटक इज इन छत्तीसगढ़, MP में मेनली, ग्रेट निकोबार या मानस इज इन आसाम, दिहांग दबांग इज इन अरुणाचल प्रदेश। हर एक स्टेट के इंपॉर्टेंट तो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा भी और है, तो इतने तो भी आपको याद रख लीजिए। अगला था कि विच रिवर डेन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज ऑफ यूरोप। डेन्यूब भी बहुत बड़ी रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है, राइट। अलग अलग 10 कंट्रीज में से फ्लो होती है। सो इनमें से कौन से कंट्री में से डेन्यूब रिवर नहीं फ्लो होती है, ऐसा पूछा था, तो ऑप्शन इज सी, दैट इज पैराग्वे। तो याद रख लीजिए पैराग्वे। डेन्यूब रिवर फ्लो थ्रू द जर्मनी, अब यहाँ पे सब अलग अलग ही था, आपको जो नाम दिख रहे, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्लोवाकिया, हंगेरी, जितने भी नाम दिख रहे हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, या सबसे, और यूक्रेन है ना, यूक्रेन न्यूज़ में होता है ऑलरेडी, आपको पता है। सो अलग अलग ऑलरेडी बॉर्डरिंग जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कंट्रीज रहती है, उसके सराउंडिंग कंट्रीज पूछे जाते हैं, या उसकी बॉर्डर्स कौन कौन कंट्री के साथ शेयर होती है, ऐसा पूछा जाता है। सो आपको ये पता होना चाहिए। और अलग अलग कैपिटल सिटीज़ भी लोकेटेड है, जो आपको नाम दिख रहा है इधर, जो अलग अलग कैपिटल सिटी है वो भी डेन्यूब रिवर के ऊपर है, और ये जो हो गया ये डेन्यूब रिवर के ऊपर नहीं है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर, समझ जाओ। सो सेम है, इंडिया के रिवर्स भी इंपॉर्टेंट, और हर एक कॉन्टिनेंट वाइज भी हमने इंपॉर्टेंट रिवर किया कि एशिया में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है,
उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से लोकेटेड है या कौन कौन से कंट्रीज़ में से वो रिवर फ्लो हो रही है। सो एक दो बार भी आप अगर मैप करते हो और आप मैप ड्रॉ करते हो अपने हाथ से तो आपको ये चीज़ें याद रह सकती है। ठीक है, अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ईस्टर आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज करेक्ट। अभी डायरेक्टली टिपिकल एक प्रॉपरली एक पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में पूछा था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड इट इज टेरिटरी ऑफ सदर्न अमेरिकन नेशन चिली। तो एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट दिया था। राइट है, बोथ द स्टेटमेंट आर राइट इन दिस कंटेस्ट। यहाँ पे दिया था लोकेशन उन्होंने जो बताया इट इज़ इन द सदर्न पैसिफिक ओशन एंड इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ चिली। और फेमस क्यों था, सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहाँ पे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के वजह से न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया। अगला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होम ऑफ द इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज ऑफ अफ्रीका। इसका कौन था तो विरुंगा माउंटेन इसका आंसर था। विरुंगा माउंटेन इज अ होम फॉर इट। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे अलग आएंगे, राइट, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने जो पढ़ा है उसमें से आए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे तो टाइम पे फिर आपका कॉल रहेगा कि आप किस तरह से वो टाइम पे डील कर रहे हो। बट बेसिक अगर आप देखते हो ना तो आपका एक 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने अगर प्रॉपर फॉलो किया है, आपने सिलेबस को प्रॉपर देखा होगा, आपने पीवाई को प्रॉपर सॉल्व किए होंगे तो अराउंड 70 to 80% क्वेश्चन तो आपको डील हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो अलग आ रहे हैं आपके नॉर्मल इससे तो उतने ज़्यादा होंगे, अदरवाइज तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपने जितना पढ़ा है सिलेबस कंप्लीट किया है उतने में से आएंगे। इधर आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा, पर्टिकुलर प्रॉपर्ली नोट दिए जाएंगे, मैपिंग का आपका स्टडी कराया जाएगा, मैप आपसे ड्रॉ किया जाएंगे। अब ज़्यादा आपके हाथ से अगर आप मैप ड्रॉ करते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जॉर्डन इज करेक्ट। अब न्यूज़ में रहता है तो ये था द कंट्री ऑफ जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट था ना, ब्रिटिश मैंडेट से बने हुआ कंट्री आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो पहला राइट था। सेकंड, इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। अब यहाँ पे याद रखिए इट इज़ नहीं, गल्फ ऑफ अकाबा आता है तो इट इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। सो सेकंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो डिटेल में देखते हैं आप। देखिए करेक्ट था, पहले ब्रिटिश मैंडेट के हिसाब से बना था, बट ये क्योंकि गल्फ ऑफ अकाबा आता है तो लैंडलॉक कंट्री क्या हो तो लैंडलॉक नहीं है। वर्ल्ड मैपिंग में आपका ये कंप्लीट कवर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड क्लोज टू पोल रिवर, इचोरी इज रशिया। सो ये पूछा था कि अब यहाँ पे भी देखिए रिवर के ऊपर ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए वर्ल्ड के रिवर के ऊपर। तो इसका था तो दैट इज बकाऊ, राइट। फिर वो कहाँ से जा रही है तो सदर्न चाइना से जा रही है। फिर उसका कौन कौन था नियर बाय प्लेसेस कौन कौन थे, हांगकॉन्ग हो गया, तो आपको प्लेसेस वगैरह दिया है तो मेरे जैसा आपको ऑलरेडी बताए। रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम इंडियन रिवर सिस्टम अलग से अच्छे से पढ़ते हैं, गंगा होंगी, ब्रह्मपुत्र होंगी, इंदस रिवर होंगी, सेम मैटर करता है कि हमारे सराउंडिंग कंट्री या वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी और उनके इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन थी या कौन कौन से कंट्री में से वो रिवर फ्लो हो रही, इतना तो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है वगैरह अलग अलग सक्सेस स्टोरीज, तो डेफिनेटली आप भी इसका एक पार्ट बन सकते हो, राइट। अगला था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ऑस्ट्रेलिया। द कोरल सी सेपरेट द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक। एकदम राइट है। देखिए आपका अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कंसिडर करते हो तो यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेंगे, तो साउथ पैसिफिक से आपको ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने वाली है। तो कोरल रीफ सेपरेट द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, राइट, फ्रॉम साउथ पैसिफिक। एंड सेकेंड द ग्रेट बैरियर रीफ डिवाइडिंग द बिटवीन मेलबर्न और पर्थ। तो ये रॉन्ग था वगैरह है ना सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी जो प्लेसेस लोकेशन दी हुई है, पर्थ का लोकेशन आप देखोगे, मेलबर्न का देखेंगे तो ये अलग अलग आता है। सो सेकेंड इज रॉन्ग, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट साइड में दिख रहा है आपको, ये साइड में दिखेंगे, तो सेकेंड इज रॉन्ग। यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैपिंग में आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नो अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब यहाँ पे माउंटेन रेंजेस को था नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था। और यहाँ पे आप देखोगे ना कुनलुन रेंज सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगे, सबसे ऊपर कुनलुन आती है, फिर काराकोरम आपको दिखाई देंगी। जट इज कुनलुन काराकोरम वहाँ पे, यानी कि जब यहाँ पे यहाँ जाते हैं हिमालयन रेंजेज वगैरह, राइट, तो शिवालिक, फिर पंजाब, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और कुल्लू। सो ऐसे नॉर्थ टू साउथ आपको बहुत बार पूछते हैं
कि अरेंज कीजिए, राइट है। या हिमालयन की पासेस होंगी तो वेस्ट टू ईस्ट भी। तो ये केस में याद रखना आपके, पहले सबसे ऊपर कुनलुन, फिर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजल और लास्ट में शिवालिक। तो आपको 3 नंबर पे लद्दाख आएगा और फिर बाद में जास्कर आएगा, समझ जाओ। सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सबसे ऊपर कुनलुन, फिर काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर, इट इज़ द राइट ऑर्डर। और जो मैंने आपको ऑलरेडी सीक्वेंस बताया ये तो आप याद ही रखना, ओके। डबल के एंड में क्या आ रहा है, कुनलुन का, काराकोरम का, लद्दाख जास्कर, और लद्दाख जास्कर के बीच में से कौन सी रिवर फ्लो होती है, आपने ऑलरेडी देखा होगा, दैट इंडस रिवर कौन से 2 माउंटेन के बीच में से, तो लद्दाख और जास्कर में के बीच में से फ्लो हो रही है, और फिर पंजल और शिवालिक, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट आता है माउंटेन रेंजेस का। ये भी प्रैक्टिस का पार्ट है। आप है ना, वर्ल्ड मैपिंग ऐसा है ना, वर्ल्ड मैपिंग आप जितना आप हाथ से ड्रॉ करते हो, जितनी चीज़ें आप लिखते जाओगे, हाथ से बनाते जाओगे, उतना आपका ये परफेक्ट होने वाला है। सो जब भी आपको एक दिन में आधा घंटा मिलता है, थोड़ा टाइम मिलता है, आप क्या करा करो, एक कॉन्टिनेंट ले लो, उसके अंदर के मैप वगैरह ड्रॉ करके देख लो। आप एक ब्लैंक पेज के ऊपर भी एक रफली ड्रॉ करते हो और इंपॉर्टेंट सिटी लोकेट करते हो, न तो जो भी माउंटेन रेंजेस है उसको भी आप क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करते हो, तब भी आपको फिर वो याद होते जाएंगे, राइट। सो एग्जाम के टाइम पे आपके पास एक बुक पड़ी होंगी जिसके अंदर आपके सिर्फ मैप बने हुए, एक 50 पेज की स्मॉल बुक है उसके अंदर, तो उससे आपको रिवीजन के लिए लास्ट मोमेंट में डेफिनेटली हेल्प होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सलाइन सॉइल इन इंडिया इज करेक्ट। सलाइन सॉइल के रिलेटेड था, दे आर रिच इन नाइट्रोजन। देखिए सलाइन सॉइल में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होता था तो सलाइन सॉइल फर्टाइल होती थी, तो नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। सेकेंड, द occurrence in the arid or semi arid, ये चाहिए ड्यू टू वाटर लॉग और सैम्पी एरिया। सेकेंड स्टेटमेंट राइट है। कहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगे, अरिड और सेमी अरिड एरिया में आपको ज़्यादा दिखाई देती है, बट नाइट्रोजन का परसेंटेज कम है उसके अंदर। सो राइट, ओके। सो सलाइन सॉइल आर रिच इन सॉल्ट, जो भी अलग अलग सॉल्ट है उसके अंदर वो है, बट डिफिशियंट इन द नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन की कमतरता होने की वजह से ही वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। और स्टेटमेंट 2 राइट है, जो भी अरिड और सेमी अरिड रीजन है, ड्यू टू हाई इवेपोरेशन एंड ऑल्सो वाटर लॉग, जो भी स्वैम्पी एरिया है वहाँ पे सॉल्ट एक्यूमुलेट होते हैं, राइट। अरिड सेमी अरिड एरिया के अंदर सरफेस के ऊपर सॉल्ट एक्यूमुलेट होने का रीज़न यहाँ पे बताया गया है। सो सेकेंड इज यार, राइट। कहाँ पे आपको मेनली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात यहाँ पे मिलेंगे। और नॉर्मली आप अगर इसको अच्छा क्वालिटी करना है तो जिप्सम ऐड करते हो, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है फ्यूचर में कि सलाइन सॉइल को अगर आपको प्रॉपर करना है या रिक्लेम करना है, प्रॉपर उसको करवाना है, तो क्या ऐड किया जाता है, तो जिप्सम ऐड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ओके। तो सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द, तो अलग अलग आपका होता है, झेलम रिवर के ऊपर कौन सा आपका प्रोजेक्ट है वगैरह, दाल लेक कहाँ पर है, ऐसा आपका जो भी प्रोजेक्ट थे ये पूछे जाते हैं, राइट। अभी आप पे देखो जी ना, तो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द चिनाब रिवर, देख रहे हो जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए एक जगह, जिससे आपको याद हो चीज़ें वगैरह, दैट इज भाखरा नांगल ऑन द सतलज रिवर, टेहरी डैम, भगीरथ रिवर के ऊपर, सरदार सरोवर डैम, ऑलरेडी आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इट इज़ ऑन द नर्मदा रिवर, हीराकोट डैम, इट इज़ महानदी, इंदिरा सागर, नर्मदा रिवर, रिहान द डैम, रिहान इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साउथ, तुंगभद्रा रिवर, कृष्णराग वगैरह, नागार्जुन सागर, ये कृष्णा रिवर के ऊपर। सो मैं बता रहा हूँ ना, जो जो अलग अलग इंपॉर्टेंट डैम से एक जगह अगर आपने लिख के रखे हो, उरी डैम का पे, ये सलाल प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन आया था, दैट इज ऑन द चिनाब रिवर। कोयना डैम महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट डैम है, कोयना डैम, इट इज़ ऑन वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र के अंदर। फिर बाकी आपको दिख रहा है वगैरह, ठीक है, एक बार देख लेना ये सब। सो ये आपको अगली बार भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेम टाइप का डैम आपको पूछा जाएगा और उसके रिलेटेड अलग अलग रिवर पूछे जाएंगे, पैटर्न रिपीट्स होते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर आपको मेन यही होता है कि आपको कितना ज़्यादा पिक्टोग्राफिकल वे ने आपने स्टडी की भाई। सो ये डैम्स कौन कौन सी रिवर है ये भी लिख के रखते हो आप, तो आपको एग्जाम में याद आएंगी चीज़ें, राइट। एनसीईआरटी मेन सोर्स है, एनसीईआरटी को मत छोड़ना, राइट। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालय।
हिमालय में ओरिजिनेट नहीं होने वाली, इट इज़ अ गोमल। बाकी गिलगिट, हुंजा, जास्कर ये सब हिमालय में ओरिजिनेट होती है, बट गोमल इज़ नॉट ओरिजिनेट इन हिमालय। सो ये भी आपको 11 की एनसीईआरटी की आप बुक देखते हो, एनसीईआरटी इनफ है। अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर करते हो 11 की, तो उसके अंदर आपको इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड वहाँ पे आपको पूरी रिवर सिस्टम प्रॉपरली दी हुई है, कौन से ट्रिब्यूटरीज है वो बताया है। सो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से डील कर सकते हो, राइट। और गोमर रिवर थी तो वो डायरेक्टली यानी कि हिमालय में रिवर ओरिजिनेट नहीं हो रही है, उसके रिलेटेड था। दैट इज ओरिजिनेट इन द सोलेमन माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और फिर बाकी आपको रिवर्स के बारे में बताया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023-24 ऑफ द मिनिस्टर ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कौन से है, ऐसा इन्होंने पूछा था। ठीक है, थोड़े से झाड़कर तो मैं ये बताया क्या, ऐसे मिनरल्स कंपोजिशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, राइट। सो ज्योग्राफी क्वेश्चन पैटर्न में मेन एक चीज़ तो आप याद रख लीजिए, कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, बट कंसेप्ट के साथ आपका रीडिंग कैसा, यानी कि आपका मैप रीडिंग कितना अच्छा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना ज़्यादा मैप का प्रैक्टिस करोगे, आपके हाथ से ड्रॉ करोगे, उतना ज्योग्राफी आपके लिए ईजी होगा। अलग अलग कंट्री है, आप समझ लीजिए एक करी को तो भी आपका कैस्पियन सी दे देंगे, उसके सराउंडिंग कंट्री आप बता दीजिए, या विक्टोरिया लेक है उसके सराउंडिंग कंट्रीज आपको बता दीजिए। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। या तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, या वो रिवर कहाँ पे जाके ड्रेन हो रही है, कौन से कंट्रीज में से आ रही है, या कौन से कैपिटल में से जा रही है, सेम टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो मेन ज्योग्राफी का स्टडी करते हुए आपके साथ आपका मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसको परफेक्टली कर सकते। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।